अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फरजाना अली और आप देख रहे हैं फरजाना अली ऑफिशियल। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मैं आपसे खैबर पख्तूनख्वा की और इस रीजन की बात कर सकूं। और आज जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो पाक अफगान जो बॉर्डर्स है उसकी बंदिश के हवाले से है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, गुज़श्ता साल अक्टूबर से ये मामला जो है वो आया और उसके बाद बॉर्डर्स की बंदिश है। अब बॉर्डर की बंदिश जो है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर उसका अपना एक मौक़िफ़ है और एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और वो यही है कि जब तक वहाँ से दहशतगर्दी का मामला आता रहेगा, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान का नहीं और भी ओवरऑल एक कई रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं कि किस तरह अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं रीजन के बहुत सारे ममालिक को डिस्टेबल करने के लिए, और उसमें पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा निशाना है। तो ये जो रियासत का और हुकूमत का एक मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक माशी नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं, लेकिन उससे पहले ये मौजू जो है वो कुछ ही दिनों पहले पेशावर प्रेस क्लब में अगर मैं बात करूं तो जो ट्रांसपोर्टर थे, कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स थे और ताजर बिरादरी, वो आए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बताया है कि इस बॉर्डर की बंदिश की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, माशी नुकसान हो रहा है। और पख्तूनख्वा जो कि ऑलरेडी जहाँ पे आप देखें कि सनतें भी एक किस्म के जवाल का शिकार हो चुकी है, काफ़ी अरसे से दहशतगर्दी का ये शिकार है। तिजारत भी अगर आप बंद कर देंगे तो फिर बाकी पीछे बच के आ जाता है। तो जो मुआशी नुकसान है वो उन्होंने अपने बताया, और फिर उससे जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, आपने देखा कि जब हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट का मामला हुआ और सनतें बंद हुई तो फिर उससे लोग बेरोजगार हो गए। ओवरऑल भी आप देखें पाकिस्तान में भी ओवरऑल बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन जब ये पाक अफगान बॉर्डर बंद होती है तो फिर उसका माशी असर क्या होता है वो उन्होंने बताया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर मेरे साथ कुछ मैंने बात की है यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के जो अहम लोग हैं जो इस सारे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं और अफगानिस्तान की बात करते हैं और इस सरहद की बात करते हैं, तोरखम की बात करते हैं, तो हमारे पास मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा मार्जिन था, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशावर में ऐसे हॉस्पिटल हैं जो ख़ास तौर पर इसलिए इस बात को जहन में रख कर बनाए गए, जो एक मेडिकल टूरिज्म की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से सरहद बंद होने की वजह से ये मामला भी ठप होकर रह गया। फिर तीसरी अहम बात जो है वो सूबाई महसूलात की है। वो एक बहुत बड़ा मामला है। आपके सूबाई महसूलात पर पहले ही आपको पता है कि जब हम IDC की बात करते हैं तो वो 2% जो लिया जा रहा था, फिर उस पर एतराज़ आया, और अभी हम देखते हैं कि बजट में हमें बताया गया कि 0.75% जो है ये रखा गया था IDC। लेकिन उसके बावजूद जाहिर है ये जितना भी हम कम कर लें या ज़्यादा कर लें, जब सरहद ही बंद है तो फिर महसूलात कहाँ से आएंगी। ताजरों, ट्रांसपोर्टर और वो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आए पेशावर प्रेस क्लब में और उन्होंने अपना एक मुद्दा जो है वो सामने रखा और बताया कि गुज़श्ता 8 माह के दौरान पाकिस्तानी ताजरों को, ये उनके फिगर हैं, वो बताते हैं कि 280 अरब रुपए से ज़ायद, जबकि अफ़गानिस्तान को 140 अरब रुपए से ज़ायद का माशी नुकसान हुआ। फिर उनके साथ कारोबारी तंजीमें भी थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर हम इस बॉर्डर के इर्द गिर्द के लोगों को देखें जिनका रोजगार इससे वाबस्ता था, तो वो बताते हैं कि 10,000 से ज़ायद अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन ओवरऑल जब मैंने इस चीज़ को जानने की कोशिश की और सूबाई हुकूमत के जो अहम जिम्मेदारान थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ये बेरोजगारी जो इस सरहद की वजह की बंदिश की वजह से आई है उसकी तादाद हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में है। क्योंकि जो ट्रेड जा रही होती है उसमें ट्रांसपोर्टर भी होते हैं, ताजिर भी इन्वॉल्व होते हैं, किसान भी इन्वॉल्व होता है, जो मजदूरी कर रहा होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। और चूंकि पूरे पाकिस्तान की ट्रेड भी यहाँ पे अगर हम देखें तो फल जा रहे होते हैं, सब्जियां जा रही होती हैं, तो इसमें बहुत सारे, या आप सीमेंट भेज रहे होते हैं या आप मेडिसिन भेज रहे होते हैं, तो आप उन लोगों को भी काउंट करें। तो ये तादाद वो जो उन्होंने फिगर दिया है 10,000 का,
یعنی کہ وہ پریس کانفرنس کے دوران یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، تو یہ تعداد لاکھوں میں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک تو وہ جو تاجروں کو نقصان ہوا، دوسرا یہ بے روزگاری ہو گئی۔ اچھا، تیسری اہم بات جو انہوں نے کی بارڈر بندش کی وجہ سے، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اکنامک سروے کی انہوں نے بات کی اور کہا کہ سالانہ برآمدات 4.5% سے کم ہو کر 1.5% رہ گئی ہیں۔ اچھا، یہ اب جون کے بعد کے فگر جو ہے وہ مزید چینج ہوں گے۔ انہوں نے جو اپنے فگر دیے ہیں وہ پہلے والے پاکستان اکنامک سروے کے ہیں، اب نیا آئے گا تو ہمیں اور بھی اس کی صورتحال جو ہے وہ اس سے بھی اضافہ نظر آئے گا، وہ ہم دیکھیں گے اگر بارڈر نہیں کھلی۔ اچھا، میں نے جب صوبائی حکومت کے کچھ اہم ذمہ داران سے جو کہ ظاہر ہے اس ساری چیز سے وابستہ ہے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں گورنمنٹ کا آپ اگر وفاق یا اوورال پاکستان کے دیکھیں تو ہمارا اس بارڈر کی بندش کی وجہ سے، یہ تو وزیر خزانہ بھی وفاق کے بتا چکے ہیں کہ تجارت کا جو حجم تھا وہ ٹارگٹ جو ہے ہم برآمدات کا اپنا پورا نہیں کر سکے۔ تو اگر ہم درآمدات کی بات کریں تو $500 ملین اور برآمدات کی اگر ہم بات کریں تو $1 ارب سے $1.5 ارب کا وہ اثر پڑا ہے۔ تو یہ وہی فگر ہیں جو انہوں نے بھی اپنا نقصان بتایا تھا کہ 280 ارب سے 140 ارب روپے میں وہ جو بات کر رہے تھے۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ اچھا، پھر ہم آ جاتے ہیں صوبائی محصولات کے حوالے سے یا میڈیکل ٹورزم کے حوالے سے۔ اچھا، میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے جو صوبائی محصولات ہیں اس کے اوپر کتنا اثر پڑا، انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ بند ہے، تو وہ جب سرحد بند ہے تو وہ تو نہیں ہو رہا، اگرچہ ہم نے 2% سے کم کر کے اسے 0.75% جیسے میں نے کہا کہ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود 8 سے 10 ارب روپے کا ٹیکس کی مد میں نقصان ہو رہا ہے، یعنی کہ ٹیکس تو ہو ہی نہیں رہا۔ تو یہ وہ IDC کے جو معاملات ہیں اس میں آپ دیکھ لیں۔ تو اگر آپ دیکھیں اس دن میں ایک پشاور کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا، حیات آباد میں 2-3 بہت بڑے ہاسپٹل ہیں، ان سے بھی جب میں بات کر رہی تھی تو وہاں بھی مجھے ذمہ داران نے بتایا کہ یہاں پر ہمارا جو میڈیکل ٹورزم کا میں نے بتایا تھا آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ جتنے مریض افغانستان سے پاکستان آتے تھے سرحد بند ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ تو میں جب بہت اہم لوگوں سے جب بات کرتے ہیں ہم، وہ حکومتوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پالیسی ساز بھی ہوتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کائنیٹک اور ٹریڈ ان کو ہم ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ریاست کا ایک بیانیہ ہے کہ کائنیٹک اور ٹریڈ ساتھ نہیں چل سکتا۔ حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آئے کہ اگر ہم بارڈر پر اپنا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اور اس کو ذرا مضبوط کر لیں، اور کچھ جیسے کہ چمن ہو گیا یا پھر ہم یہاں پر تورخم کی جو بات کر رہے ہیں، صرف یہ 2 ہی کھول لیں تو، اور ظاہر ہے ادھر تو ہمارا ایک پورا سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو ہم بہتر کر لیں تو شاید وہ ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ اور لیکن ظاہر ہے ریاست کا پوائنٹ آف ویو اس سے بالکل مختلف ہے۔ اب جو ٹرانسپورٹرز ہیں، تاجر ہیں، جب ان سے ہم نے یہ بات کی کہ اب آپ نے پشاور پریس کلب میں تو یہ پریس کانفرنس کر لی، اپنا سارے کے سارے پرابلمز بھی بتا دیے، اب آگے کا لایا عمل کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم اسلام آباد جائیں گے، وہاں پہ بھی اپنا مدعا سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، مختلف پریس کلبز میں وہ اپنی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، تو اسلام آباد میں بھی وہ کریں گے، لیکن اس سے بھی مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ پاک افغان شاہراہ کی بندش اور وہاں پر دھرنا اور احتجاج، وہ سارا جو ایک معاملہ ہے اس کی طرف بھی جائیں گے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ جو ہے وہ آج سے افغانستان کے لوگوں کی جو افغان مہاجر ہیں، افغان باشندے ہیں، جو بغیر ڈاکومنٹس کے یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے پاس دستاویزات پوری نہیں ہیں، اور جو پاکستان کی حکومت کا ایک ظاہر ہے پچھلے کافی عرصے سے ایک معاملہ چل رہا ہے اور بار بار اعلانات کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس پورے کریں، دستاویزات پورے کریں، لیکن وہ چیز جن کے پاس نہیں ہے تو ان کو واپس جانا ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں کچھ لوگ ہمیں بہت سارے مسائل کی طرف پھر سے نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ ان کو اپنی پراپرٹیز اونے پونے بیچنی پڑ رہی ہے، جو یہاں
यहाँ पे जिनके कारोबार हैं उनके बहुत सारे मसाइल हैं तो उनके हल के लिए है। फिर कोर्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस भी चल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों को वहाँ पे मसला है। अफगान तालिबान की हुकूमत में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से वाबस्ता है, मौसीकी से हैं, ट्रांसजेंडर है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा खदशात का शिकार नज़र आ रही हैं। मेरी कई ख़वातीन से बात हुई, वो मेरे पास यहाँ आए भी और उन्होंने कहा कि हम वहाँ से अपनी जानें 2021 में बचा के आए थे, अब हमें वापस जाना पड़ रहा है। तो वही एक बात आती है कि आप फिर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे करें, सफरी दस्तावेज़। तो वो कहते हैं कि कैसे हम वहाँ पे जाके, यही तो एक बहुत बड़ा मसला है। फिर अच्छा कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनके शोहर अफ़गान हैं या ऐसे मर्द हैं जिनकी बीवियां अफ़गान हैं, बच्चों के बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो भी एक पूरा मामला है। और इसके लिए यहाँ पर हम जब बड़ों से बात करते हैं, जिरगों की शक्ल में लोग बात करना चाहते हैं कि इस मामले को एक फ़हम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश की जाए और जो ये मसाइल हैं जिनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, जिनके दूसरे मसाइल हैं जो यहाँ बरसों से रह रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुसलसल बात हो रही है और लोग यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के भी और पख्तूनख्वा की हुकूमत भी, पख्तूनख्वा के बहुत सारे बड़े भी जो बॉर्डर एरिया में भी रहते हैं वो भी ये चाहते हैं कि मसाइल को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि मसाइल और बढ़ें, नफ़रतें और बढ़ें। तो इसको कशीदगी को थोड़ा सा कम किया जाए। तो उसके एक ही हल है कि बातचीत से बात को हल किया जाए। अब बातचीत कैसे होगी वो एक बुनियादी सवाल है कि जब उधर से बम आ रहे हों, जब उधर से सुसाइडर आ रहे हों, तो फिर बातचीत कैसी होगी। तो जब मैंने ये सवाल मुख्तलिफ लोगों के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, बातचीत फिर भी होगी, आखिर में हमें टेबल टॉक पे ही आना है। और फिर अगर बॉर्डरिंग एरिया के लोग या बॉर्डर एरिया के लोग मुसलसल माशी मसाइल का भी शिकार रहेंगे और इस तरह के दूसरे मसाइल का भी शिकार रहेंगे जो अमन से रिलेटेड है, तो फिर मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होने का इसमें ख़दशा होता है। तो हर चीज़ को आखिर में चूँकि टेबल टॉक ही करनी है, आपने आना डायलॉग की मेज़ पे ही है, तो क्यों ना इस चीज़ को बातचीत से ही हल किया जाए। अब बातचीत से कैसे हल होगा, इसके बहुत ज़्यादा जो मामलात हैं या बहुत ज़्यादा बातें हैं या बहुत ज़्यादा जवाब हैं, वो हम अपने कई व्लॉग में भी और मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी दे चुके हैं, जो लोग हमें कहते नज़र आते हैं। तो अब देखते हैं कि ये मसला कैसे हल होता है। ट्रेडर्स, ताजिर, आम लोग जो सारे बेरोज़गार हुए हैं, मुतासिर हो रहे हैं। हमने ये भी देखा कि लोगों ने अपने जो फसलें थी वो कैसे उनकी ख़राब हो गई क्योंकि वो तिजारत नहीं हो सकी। तो ये सारे मसाइल हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से देखना है और मुश्किल को आसान करना है। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।